हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ऑर्बिट क्लासेस। एज यू ऑल नो, हम आपके लिए स्पेशल लेक्चर्स लेके आने वाले थे। सो हेयर वी आर विद द स्पेशल क्रैश लेक्चर फॉर यू गाइस। बिफोर वी स्टार्ट, माई सेल्फ डॉक्टर जैता सांगवान और मैं आपको बायोलॉजी में हेल्प करने वाली हूँ। सो जो आज का क्रैश लेक्चर होने जा रहा है दैट इज़ ऑन द टॉपिक एलर्जी। सो एलर्जी के बारे में आपने जनरली ये चीज़ें सुनी होंगी कि कोई पर्सन अगर पर्टिकुलर प्लेस पे जाता है तो वहाँ जाते ही उसको स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, रेडनेस, इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आपने देखे होंगे। और इस तरह का सेम सिनेरियो आपने ऑब्जर्व किया होगा जब किसी पर्सन ने पर्टिकुलर फूड आइटम इनटेक किया हो या पर्टिकुलर पार्टिकल को इनहेल किया हो। सो बेसिकली ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम में से कुछ लोग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट पर्टिकुलर पार्टिकल से सेंसिटिव होते हैं और बेसिकली ये जो हाइपर सेंसिटिवनेस होती है इसी को ही हम एलर्जी बोलते हैं। बात करेंगे व्हाट इज एलर्जी। सो एनसीईआरटी चिल्ला चिल्ला के कहती है द exaggerated response of the immune system to a certain antigen प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। अब ये चीज़ समझो सबसे पहले कि एग्जाजरेटेड क्या होता है। एग्जाजरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके। सो बेसिकली इस लाइन को समझने से पहले सबसे पहले आपको बेसिक बॉडी का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई एंटीजन इन्वेड करता है, एंटीजन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? रिएक्ट करती है। और कैसे रिएक्ट करती है? एंटीबॉडी बना करके रिएक्ट करती है। बेसिकली ये बहुत बेसिक मैकेनिज्म है बॉडी का। सो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा ना, यहाँ पे एंटीजन आएगा, बॉडी रिएक्ट भी करेगी, बट बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फॉर्म में, बहुत ही एलिवेटेड ओवर रिएक्टिंग फॉर्म में बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। नाउ द एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू अ सर्टेन एंटीजन। बिकॉज हम एलर्जी की बात कर रहे हैं सो यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर एंटीजन क्या होगा? एलर्जेंस होंगे जो कि प्रेजेंट होंगे हमारे एनवायरनमेंट में। डन। नाउ कॉज देखते हैं। तो सबसे पहला कॉज क्या है? सबको पता है, जैसे कैंसर कॉजिंग एजेंट को क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। सो एलर्जी कॉजिंग एजेंट को क्या बोलेंगे? एलर्जेंस। सो बेसिकली जो सब्सटेंस एलर्जी कॉज करे उसको क्या बोलेंगे? एलर्जेंस। सो द सब्सटेंस विच इंड्यूस एलर्जी इज नोन एज एलर्जेंस। इजी पीजी। ओके, चलो नाउ अब कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो एलर्जेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं? तो द फर्स्ट इज फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में आपने सुना होगा वीट से एलर्जी सुनी होगी, मिल्क, दूध पीने से लोगों को एलर्जी हो सकती है। सो वो सब इसके अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्रग्स। सर्टेन एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन जो है उससे कई सारे पेशेंट को एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। सो वो इस कैटेगरीज में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज इनहेलेंट्स लाइक जिनको हम इनहेलेशन के थ्रू बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर बॉडी में सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल डस्ट विच इज़ क्वाइट कॉमन। उसके अलावा आपने पॉलन ग्रेन से एलर्जी सुनी होगी, फ्लावरिंग सीजन में ज़्यादा इसका ट्रेंड रहता है। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्टेंट्स। कॉन्टैक्टेंट्स में हमारे क्या आएंगे? कुछ मेटल आयंस जैसे ही सरफेस के या स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो वैसे स्किन एलर्जी कॉज कर देते हैं, तो वो सब इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस एजेंट। व्हाट अबाउट इन्फेक्शियस एजेंट? ऐसे एजेंट जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पैथोजन या फिर माइक्रोब्स। सो इट कैन बी अ बैक्टीरिया, इट कैन बी अ फंजाई, इट कैन बी अ वायरस। सो वो सब इसके अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल एजेंट्स लाइक कोल्ड, हीट, मतलब टेम्परेचर में अगर वेरिएशन है उससे भी आपको एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। डन। सो नाउ पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम ये पढ़ने वाले हैं कि एलर्जी के बिहाइंड मैकेनिज्म क्या लगेगा। तो इसमें हम कहानी की जो शुरुआत करेंगे वो फर्स्ट एक्सपोजर से करेंगे। पहली बार जब आपकी बॉडी में एंटीजन या एलर्जन इन्वेड कर रहा है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी क्या कर रही है। सो ऑन द फर्स्ट एक्सपोजर आपके एलर्जन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको ये पहले बता दिया था ये एलर्जी का केस है, यहाँ पे जो एंटीजन होगा दैट विल बी एलर्जन। सो एलर्जन विल एक्ट एज अ माइल्ड एंटीजन। तो जैसे ही वो बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ है तो बॉडी ने क्या तैयारी करी है उससे लड़ने के लिए? सो पहली बात बॉडी ने क्या बनाए हैं? एंटीबॉडी। बट यहाँ पे ये तो हमने पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग में करा था कि जैसे ही एंटीजन आपकी बॉडी में आएगा आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडी। बट यहाँ पे स्पेशल केस है क्योंकि एलर्जी का केस है तो यहाँ पे एलर्जिक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेंगे एंड दैट एलर्जी स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज IgE।
IgE, which is very important in from NEET point of view, very important in NEET में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि which antibody is involved in allergy, so your answer will be IgE antibody. so यहाँ पे allergic specific antibody बन गए IgE antibody. डन. नाउ अब बात करते हैं जब सेकेंड टाइम या सेकेंड के अलावा सब्सिक्वेंट एक्सपोजर हो, मतलब 2, 3, 4 बार, जितनी भी बार आपकी बॉडी में एंटीजन आएगा तो क्या होगा. ऑन सेकेंड एक्सपोजर व्हाट विल हैपन, ये जो एंटीजन दोबारा आया है इस बार क्योंकि एंटीबॉडी बन चुके हैं तो इस बार ये एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाएगा और आपका ये एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट है, मास्ट सेल के ऊपर. मास्ट सेल के ऊपर. जिन बच्चों को मास्ट सेल के बारे में नहीं पता वो जान लें कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपका मास्ट सेल मिलेगा. इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यू. तो बेसिकली कहाँ मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू में. सो जो IgE एंटीबॉडी जो बनी है इसको हम डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एलर्जन आया आपकी बॉडी में तो फर्स्ट एक्सपोजर के टाइम पे ही आपके IgE एंटीबॉडी बन चुके थे. IgE एंटीबॉडी बन चुके थे. नाउ ये एंटीबॉडी मास्ट सेल पे बाउंडेड है तो आपका सेकेंड टाइम जब एलर्जन आया है सो इट विल बाइंड टू द एंटीबॉडी IgE और क्या बन जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो क्या होगा, उनके बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी. तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी और उस रिएक्शन की बदौलत क्या हो जाएगा, आपका जो मास्ट सेल है इट विल रप्चर. रप्चर का सेंस क्या है, क्योंकि मास्ट सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं और मास्ट सेल अपना जो केमिकल सब्सटेंस है वो ग्रैन्यूल्स के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है. तो जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो मास्ट सेल विल रप्चर और इसके अंदर के जितने भी ग्रैन्यूल्स हैं वो भी बस्ट आउट हो जाएंगे. जैसे ही ग्रैन्यूल्स बस्ट आउट होंगे तो बहुत सारे केमिकल मेडिएटर्स जो है रिलीज होंगे. क्या बोलेंगे उसको, NCERT बोल रही है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. ऑफ कोर्स दोनों का रोल है बट हम हिस्टामिन का जो सिम्टम्स कॉज करने में जो रोल है वो हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो ये हमने कर चुके हैं पैथोफिजियोलॉजी. बट कुछ वर्ड्स है जिनमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा तो मैं बता दूं. जब एलर्जन बॉडी के अंदर आया और एंटीबॉडी फॉर्म कर दी उसने तो इस स्टेप को क्या बोलेंगे, सेंसिटाइजेशन. क्या बोल रहे हैं, सेंसिटाइज. मतलब बॉडी को आपने पहले से ही प्रिपेयर कर दिया फर्दर सब्सिक्वेंट एक्सपोजर के लिए. दैट मीन्स आपने सेंसिटाइजेशन कर दी बॉडी की. डन. नाउ सेकेंड वन इज सेकेंड एक्सपोजर जब आया तो एंटीजन इस टाइम एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर गया. सो ये कौन सा पार्ट होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का स्टेप होगा ये. ठीक है, इस स्टेप को हम बोल देंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. नाउ कम टू नेक्स्ट. लास्ट में क्या होगा, मास्ट सेल ने अपने ग्रैन्यूल्स को बस्ट आउट करके केमिकल रिलीज कर दिया. तो इसको सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हैं, मास्ट. सिंपल भाषा तो नहीं है लेकिन डी ग्रैन्युलेशन. सिंप्लीफाइड वर्जन तो ये है. ठीक है, ये कुछ टर्म है जो आपको शायद फ्यूचर में परेशान कर सकते हैं तो इसलिए मैंने आपको लिखवा दिए हैं कि एलर्जन जब बॉडी के अंदर आता है तो एंटीबॉडी फॉर्म करता है. उस स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं, सेंसिटाइजेशन. द सेकेंड स्टेप इज जब नेक्स्ट टाइम एक्सपोजर होगा तो आपका एंटीजन जो है एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा और रिएक्शन जो हो जाएगी वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी. गुड. नेक्स्ट, मास्ट सेल. लास्ट स्टेप में मास्ट सेल रप्चर हो जाएंगे और अपने ग्रैन्यूल्स को बस्ट आउट करके केमिकल को रिलीज कर देंगे. उस स्टेप को क्या बोलेंगे, मास्ट सेल डीग्रैन्युलेशन. डीग्रैन्युलेशन मतलब ग्रैन्यूल्स बस्ट आउट करके केमिकल रिलीज करना. इजी पीजी. ओके. नाउ ये आपके हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन काफ़ी अमाउंट में रिलीज हो चुके हैं. इसके अलावा और भी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज होते हैं बट हमें क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है सो NCERT को फॉलो करेंगे. तो NCERT क्या कहती है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. सो नाउ वी विल स्टडी कि हिस्टामिन के क्या क्या फंक्शन है, क्या रोल है एलर्जी के अंदर. सो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, हिस्टामिन इज अ स्ट्रॉन्ग वेजोडाइलेटर. सो इसका मेन फंक्शन क्या है, वेजोडाइलेशन. बायोलॉजी में कभी भी वर्ड से डरना नहीं है. वर्ड को, जिस भी वर्ड से आपको डर लग रहा है उसको ब्रेक कर लीजिए. वर्ड को तोड़ो, इसका बहुत सिंपल मीनिंग निकल के आएगा. दैट इज वेजोडाइलेशन. वेजो मीन्स वेसल्स, जो हमारी वेसल्स होती हैं, एंड डायलेशन मीन्स डायलेट होना. दैट मीन कि डायमीटर का इंक्रीज हो जाना. तो पहले ये ब्लड वेसल ऐसे था, मतलब उसका सपोज डायमीटर ये था. नाउ डायमीटर क्या हो गया, इंक्रीज. मतलब
पहले से काफ़ी इंक्रीज हो गया। तो वेसल्स का अगर डायमीटर इंक्रीज होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज वेजोडाइलेशन। तो ये कौन कॉज करता है? हिस्टामिन। हिस्टामिन इज अ पोटेंट वेजोडाइलेटर। डन। नाउ एक और चीज़ एसोसिएट करती है वेजोडाइलेशन के साथ साथ, आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को, पहले से डायमीटर बढ़ तो गया है, लेकिन साथ साथ एक और चीज़ हुई है, जो अंदर के सेल्स हैं, आपको पता है वेसल्स के सबसे अंदर वाली लाइनिंग कौन से टिश्यू से बनी हुई है? एंडोथेलियम बोलते हैं उनको, सेल्स को क्या बोलेंगे? एंडोथेलियल सेल्स। सो बेसिकली जो ब्लैक मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है, ये एंडोथेलियल सेल्स को मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है, और जैसे ही वेजोडाइलेशन हुआ है तो एंडोथेलियल सेल्स के बीच में काफ़ी स्पेस आ गया है। सो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? वेजोडाइलेशन के साथ साथ क्या हो गया है? कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है, परमिएबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है। कहने का मतलब जैसे ही वेसल डायलेट कर गए हैं, उसी के साथ साथ कैपिलरीज की परमिएबिलिटी, मतलब कि अंदर से अब कंटेंट बाहर की तरफ जा सकता है। सो जो भी वेसल्स के अंदर का कंटेंट था, इट विल नाउ कम आउट ऑफ द वेसल्स। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाना। क्या हो गया? इंक्रीज। जैसे डायमीटर इंक्रीज हुआ वेसल का, उसके साथ साथ क्या हो गया? कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी। डन। नाउ सी, जैसे ही ये चीज़ें अंदर के कंटेंट बाहर आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे? क्या हो गया? लीकेज। लीकेज को प्रमोट करेंगे, और आपको पता है लीकेज होने से सारे इन्फ्लेमेशन के साइंस आने शुरू हो जाएंगे। मेनली तो आपको मिलेगा यहाँ पे स्वेलिंग आपको मिलेगी, एंड देन देयर इज पेन। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं साइन एंड सिम्टम्स जो हम डिस्कस करेंगे। सो हिस्टामिन का थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी क्लियर होनी चाहिए कि ये पोटेंट वेजोडाइलेटर है, वेसल्स को डायलेट करेगा, कैपिलरी की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, एंड देन इट विल कॉज लीकेज, और लीकेज से ही साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे। सो पेन एंड स्वेलिंग के अलावा भी और भी साइन एंड सिम्टम्स है जो हमें एलर्जी के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। सो ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, बट मैं फिर भी दोबारा से लिख रही हूँ। फर्स्ट इज स्नीजिंग, मतलब छींक आना, देन वाटरी आइज, आँख से पानी आना, ये आपने कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा, एंड देन देयर इज रनिंग नोज, है ना, रनिंग नोज, नेजल डिस्चार्ज बेसिकली बोल सकते हैं, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मतलब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, और ये क्यों होगा? क्योंकि ब्रोंकियोस्पाज्म, नाम सुना है आपने कभी? ब्रोंकियोस्पाज्म का मतलब होता है ब्रोंकियल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना। ठीक है, तो ये डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जो आती है, ये ब्रोंकियोस्पाज्म की वजह से आती है। एंड मोर सीवियरली एनाफाइलेटिक शॉक में भी जा सकता है पेशेंट, एनाफाइलेक्टिक शॉक। शॉक क्या होता है? जब कभी भी बॉडी के अंदर बॉडी का बीपी, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाए, ड्रॉप कर जाए, या पल्स उसकी वीक हो जाए, ऐसी कंडीशन को हम शॉक कंडीशंस बोलते हैं बॉडी के अंदर। तो एनाफाइलेटिक वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि केस कैसा है? एलर्जी का है। मतलब शॉक बॉडी में बहुत सारे अदर रीजन से भी हो सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे एलर्जी की वजह से आपका बीपी एंड पल्स वीक पड़ गया है, तो इसीलिए इस शॉक को हम स्पेशल क्या बोलेंगे? एनाफाइलेटिक शॉक। ठीक है, और इट विल इन सीवियर केसेस इट विल लीड टू डेथ, मतलब पेशेंट रेस्ट इन पीस, RIP भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट से पहले इसकी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइडेंस जिसको बोलेंगे। बेसिकली आपको जिस भी पर्टिकुलर एलर्जन से एलर्जी होती है आप उसको अवॉइड कीजिए, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस स्पेसिफिक एलर्जन से आपको एलर्जी हो रही है। इसके लिए आपको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, डॉक्टर आपकी प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग करेगा, आपसे पूछेगा ऐसे क्वेश्चन कि आपको कब क्या पर्टिकुलर फूड आइटम को खाने से या कहाँ पर जाने से सिम्टम्स आते हैं। सो बेसिक आप जो अपना एलर्जी का हिस्ट्री बताओगे उसी से ही डॉक्टर को आइडिया लगेगा कौन आपका पर्टिकुलर एलर्जन है और कैसे आपको उससे बचना है। ठीक है, सो नाउ ट्रीटमेंट। सबसे फर्स्ट तो अवॉइडेंस होगी, वो तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट में हम क्या क्या ड्रग्स दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ड्रग्स आप दे सकते हो वो क्या है? एंटीहिस्टामिन। क्योंकि ये सारा जो पैथोफिजियोलॉजी जो आपका अबनॉर्मल हो गया था, ये किसकी वजह से हुआ था? हिस्टामिन की वजह से। सो आप क्या दोगे? एंटीहिस्टामिन, ऐसे ड्रग्स दोगे जो हिस्टामिन
के एक्शन को स्टॉप कर दे, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी और सिम्टम्स सबसाइड कर जाएंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन बेसिकली क्या करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को एंड हार्ट रेट, बेसिकली हार्ट रेट एंड बीपी को इंक्रीज करेगा। और इसका क्या फ़ायदा है, बेसिकली शॉक कंडीशन ना आए इसके लिए हम एड्रेनलिन देंगे। मैंने आपको बताया था शॉक में आपका बीपी एंड जो पल्स है वीक पड़ जाएगा, उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या देंगे, एड्रेनलिन। नाउ सिम्टम्स, अदर सिम्टम्स को सबसाइड करने के लिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए हम क्या दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स। बेसिकली ये सिम्टम्स को ही सबसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारे ट्रीटमेंट हम एलर्जी के अंदर दे सकते हैं। सो वी आर डन विद एलर्जी। आई होप आप सबको समझ में आया हो। मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि पहले आप लेक्चर देखिए, फिर आप इसके नोट्स बनाइए और फिर एनसीईआरटी को गो थ्रू करें। एनसीईआरटी आपको बिल्कुल मक्खन की तरह लगेगी। डन। और इन केस अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।